हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? लास्ट टॉपिक जो हमने कॉलेज में समझा था वो था इम्यूनिटी। उसके बाद आपकी यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। यूनिट थर्ड में इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं, एलिसा, सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और ये सब वापस समझने के लिए आप अपने जो लेक्चर नोट्स हैं जो हम लोगों ने आपको सेंड किए थे वो आप फिर से देखें। और इम्यूनिटी टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज हम लोग फिर से करते हैं। इम्यूनिटी मतलब एक डिफेंस मैकेनिज़्म हमारी बॉडी का जो हमें प्रोटेक्ट करता है पैथोजेनिक और हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस से, जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। फिर हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है, तो हम इसे कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेलुलर इम्यूनिटी। इसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड स्ट्रीम है, उसमें यदि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या कोई बैक्टीरिया एंटर करता है, तो जो डब्ल्यू है उसके जो सेल कंपोनेंट्स हैं जैसे मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज उसको एंगल्फ करेगा। एंगल्फ करके कुछ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स रिलीज करेगा। वो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो रिलीज होंगे वो लिम्फॉइड टिश्यू तक जाएंगे। लिम्फॉइड टिश्यूज हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है वो रिलीज करेंगे बी सेल और टी सेल को। अच्छा, ये लिम्फॉइड टिश्यूज और थाइमस ग्लैंड, बोन मेरो, इनका डिफेंस मैकेनिज्म में क्या रोल है, सबसे पहले तो वो समझो। बोन मेरो जो होती है हमारी, वो उसकी जो स्टेम सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करती है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, यानी एरिथ्रोपोइटिक सेल्स, लिम्फोपोइटिक सेल्स। डब्ल्यूबीसी के जो कंपोनेंट्स हैं, इओसिनोफिल्स, बेसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ये डब्ल्यूबीसी का जो मेन रोल है वो ही वर्क कर रहा है आपके डिफेंस मैकेनिज्म में, आपकी इम्यूनिटी में। तो जो थाइमस ग्लैंड है हमारी, वो बी सेल और टी सेल का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। बी सेल आगे फर्दर प्रोड्यूस करती है प्लाज्मा सेल्स को। ये प्लाज्मा सेल्स आगे प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज़ को। और ये एंटीबॉडीज़ उस पर्टिकुलर एंटीजेंस, जो भी जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया या कोई ऐसा फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में आया जो हार्म कर रहा है हमें, उसको हम एंटीजन कहेंगे। और जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई है आपकी प्लाज्मा सेल से, वो उनके साथ रिएक्शन करके एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन शो करेगी। ठीक है, इतना समझ में आया। फर्दर ये प्लाज्मा सेल्स का एक फंक्शन और होता है कि ये खुद की एक क्लोन सेल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहेंगे मेमोरी बी सेल्स। अच्छा, ये जो पूरी प्रोसेस हुई ये फर्स्ट एनकाउंटर था किसी भी बैक्टीरिया के साथ या किसी भी वायरस के साथ। अब ये मेमोरी बी सेल का क्या रोल होगा? ये मेमोरी बी सेल अगर सेकंड एनकाउंटर उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया वायरस के साथ होता है, तो खुद ही बिना किसी आगे या किसी प्रोसेस के खुद ही एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। जैसे कि हम लोग अभी सुन रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस के लिए, तो ये प्लाज्मा थेरेपी इसी तरह वर्क करती है। प्लाज्मा सेल्स का रोल क्या है इम्यूनिटी में? टू प्रोड्यूस द फर्दर एंटीबॉडीज फॉर द स्पेसिफिक एंटीजन लाइक बैक्टीरिया और वायरस और एनी अदर इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी इसको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि एक सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हो रहा है। किसका? बी सेल्स का। कैसे? प्लाज्मा सेल्स ने जो सिंगल क्लोन सेल्स मेमोरी बी सेल बनाया था, अगर सेकंड इनकाउंटर में वही एंटीजन हमारी बॉडी में आया, तो वो खुद ही प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज, ये खुद का ह्यूमर डेवलप करेंगे। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को ह्यूमोरल इम्यूनिटी का ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हम समझ रहे हैं, या यूँ कहें कि हम एक डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी का समझ रहे हैं। इसमें दो तरह की डिफेंस मैकेनिज्म चलता है, एक सेलुलर इम्यूनिटी और एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब नाम से इसका समझ में आ रहा है आपको ह्यूमोरल इम्यूनिटी हमने इसको क्यों कहा। इसके बाद सेलुलर इम्यूनिटी हम समझेंगे। तो जो टी सेल्स हमारे लिम्फोइड टिश्यू यानी
फॉर एग्जांपल हमारा थाइमस ग्लैंड, वहाँ से टी सेल सिक्रीट हुई, ये टी सेल्स माइग्रेट करती हुई हमारी ब्लड स्ट्रीम तक आई। ब्लड स्ट्रीम में आकर इसने फर्दर 4 सेल्स को डेवलप किया। टी सेल्स 4 तरह की भी होती हैं, वो आप पहले समझें। टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी मेमोरी सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक और किलर सेल्स। ये ब्लड सर्कुलेशन में जो टी सेल्स आए, इन्होंने सबसे पहले तो साइटोटॉक्सिक टी सेल को प्रोड्यूस किया, और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल उस इन्फेक्टेड टारगेट सेल तक पहुँचे जो उस पैथोजन से इन्फेक्ट हो चुकी है। आ रहा है समझ में? जो हमारी बॉडी की सेल इन्फेक्ट हो चुकी है, उसको किल करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन में टी सेल जो माइग्रेट होकर लिम्फोइड टिश्यू से आई है, उस टारगेट ऑनसेट ऑफ एक्शन तक अपना एक्शन शो करने के लिए उस पर्टिकुलर साइट तक जाती है, और उस सेल को या यूँ कहें उसका प्रोटीन डिनेचर करके उस सेल को ख़त्म कर देती है, या फिर उस सेल के अंदर इन्वेडिंग वायरस के रेप्लिकेशन को रोक देती है। इसके अलावा टी सेल का और भी काम होता है, जैसे टी हेल्पर सेल और टी सप्रेसर सेल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे रेगुलेटर सेल्स। रेगुलेटर सेल्स क्यों? क्योंकि टी हेल्पर सेल और टी सप्रेसर सेल दोनों मिलके बी सेल के फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, बी सेल का फंक्शन हमने क्या समझा था अभी ह्यूमरल इम्यूनिटी में, कि बी सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? प्लाज्मा सेल्स, और ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज और मेमोरी बी सेल्स को प्रोड्यूस कर रही है। एंटीबॉडीज फॉर एंटीजेंस एंड मेमोरी बी सेल्स फॉर सेकंड एनकाउंटर विद द सेम एंटीजन। ठीक है, अब जो टी सेल हमारे ब्लड सर्कुलेशन में था, उसने साइटोटॉक्सिक टी सेल को प्रोड्यूस किया, और वो टी सेल उस इन्फेक्टेड सेल तक, हमारी बॉडी की इन्फेक्टेड सेल तक पहुंची, जिस सेल के अंदर वो वायरस और बैक्टीरिया आ चुका है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसलिए इसका नाम दिया गया टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी किलर सेल। इसके अलावा इसने हमारे बॉडी टिश्यूज़ में 4 अलग अलग केमिकल रिलीज़ किए, या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स या एंटीजेनिक मीडिएटर्स रिलीज़ किए। उनको हम लिम्फोकाइनेंस भी बोल सकते हैं। 4 तरह के जो लिम्फोकाइनेंस हैं, उनमें सबसे पहला माइग्रेशन इनहिबिशन फैक्टर, मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग फैक्टर, इंटरफेरॉन, मेटोजेनिक फैक्टर और लिम्फोसाइट इनहिबिटर फैक्टर। माइग्रेशन इनहिबिशन फैक्टर का क्या रोल है? ये हमारी जो सर्कुलेशन स्ट्रीम है, उसमें जो आपके मैक्रोफेजेस हैं, उनको एक पर्टिकुलर जगह पर लोकलाइज करती है। इधर उधर मूव करने की जगह उसको जहाँ इन्फेक्शन हुआ है जिस सेल में, वहाँ पे लोकलाइज करके अडेयर होने की कोशिश करवाती है, ताकि वो उस सेल को या उस बैक्टीरिया को या उस वायरस को इनगल्फ कर सके। मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग फैक्टर ये क्या करेगा? ये उस इन्फेक्टेड सेल के अंदर के मटेरियल को, यानी हम यूँ कहें इंट्रासेल्युलर मटेरियल को किल करने की कोशिश करेगा, उसके प्रोटीन को डीनेचर करने की कोशिश करेगा, या उस फैक्टर को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। इंटरफेरॉन का क्या रोल होगा? इंटरफेरॉन आपका वायरल मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि कोई वायरस अगर एंटर हो गया है तो उसकी रेप्लिकेशन मोड को प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा। और लिम्फोसाइट इनहिबिटरी फैक्टर, वो टी सप्रेसर सेल के फंक्शन को रेगुलेट करेगा। जैसे कि कैंसर पेशेंट होते हैं, तो उनके अंदर हमने देखा है कि इम्यूनिटी कम हो जाती है। वो इम्यूनिटी कम कैसे हो जाती है? क्योंकि उनकी ब्लड स्ट्रीम में या फ्लूइड स्ट्रीम में हम यूँ कहें कि टी सप्रेसर सेल्स ज़्यादा हो जाती है और टी हेल्पर सेल कम हो जाती है। इससे उनकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि टी हेल्पर सेल का वो मेन फंक्शन हमने क्या समझा था कि ये एक्टिवेट करेगी बी सेल को। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाद में, लेकिन इसको समझने के लिए आप वापस से एक बार समझें कि टी सेल 4 तरह की सेल को प्रोड्यूस कर रही है, या यूँ कहें कि इसके 4 टाइप्स हैं।
टी किलर सेल या साइटोटॉक्सिक सेल, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी सेल। इसके अलावा ये 4 केमिकल रिलीज कर रहा है। कौन से? लिम्फोकाइनिन्स, माइग्रेशन इनहिबिशन फैक्टर, मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग फैक्टर, मेटोजेनिक इंटरफेरॉन मेटोजेनिक फैक्टर और लिम्फोसाइट इनहिबिटरी फैक्टर। इन सबका अलग अलग फंक्शन है और वो अलग अलग फंक्शन इस प्रकार है, जैसे कि मैक्रोफेजेस का लोकलाइजेशन इन्फेक्टेड सेल पर, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म को किल करना उस इन्फेक्टेड सेल के अंदर, वायरल मल्टीप्लिकेशन को रोकना, टी हेल्पर सेल के फंक्शन को एक्टिवेट करना और टी सप्रेसर सेल के फंक्शन को एक्टिवेट करना। ये किसका काम है? इन लिम्फोकाइनिन्स का। अब आया समझ में? तो ये जो पैथोजन की एंट्री हमारी बॉडी में हुई और मैक्रोफेज ने उसको एनगल्फ किया और उसको फिर डाइजेस्ट किया, फिर उसको ब्रेक डाउन करके और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स को रिलीज़ किया, फिर वो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स बी सेल और टी सेल को जनरेट कर रहे हैं लिम्फोइड टिश्यूज से। बी सेल प्लाज्मा सेल को बना रही है, प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल बना रहा है और एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है। इस पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जैसा कि हम लोगों ने पहले समझ लिया। अब ये 2 अलग अलग प्रोसेस हैं, इसको बिल्कुल जो फ्लो चार्ट हमने जैसा हमने क्लास में देखा था, मैंने आपको बताया था, तो इतने पार्ट को आप ह्यूमरल इम्यूनिटी कहेंगे। और वापस से इंट्रोडक्शन से शुरू करते हुए अगर हम इसको टी सेल तक ख़त्म कर रहे हैं तो इस पूरे पार्ट को हम सेलुलर इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है, ये 2 तरह की इम्यूनिटी वर्क कर रही है हमारे बॉडी में, सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। आगे स्कोर समझते हुए मेरे हिसाब से शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इन दोनों टॉपिक्स में, सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी में। तो सबसे पहले आप इन दोनों चीज़ों के फंक्शन समझें, किसके? बी सेल और टी सेल का। बी सेल और टी सेल कहाँ पाए जाते हैं? लिम्फोइड टिश्यूज़ में, थाइमस ग्लैंड से जो सेक्रेट हो रहे हैं, या फिर लिम्फोइड टिश्यूज़ या लिम्फोइड फ्लूइड में ये प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वाइट कर रहा है हमारी डिफेंस मैकेनिज्म को, तब ये अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक, बी सेल जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है और टी सेल आगे जाकर सेलुलर इम्यूनिटी की प्रोसेस को कंडक्ट करते हुए उस इन्फेक्टेड सेल को ही किल कर रहा है, साथ में 4 लिम्फोकाइनिन्स को प्रोड्यूस कर रहा है। उन चारों लिम्फोकाइनिन्स को प्रोड्यूस करने का मेन रोल ये है कि वायरल रेप्लिकेशन को रोकना, प्लस मैक्रोफेज को लोकलाइज करना, प्लस टी हेल्पर और टी सप्रेसर सेल के फंक्शन को एक्टिवेट करना। अगर टी हेल्पर सेल के फंक्शन को एक्टिवेट किया गया तो ये टी हेल्पर सेल्स बी सेल को एक्टिवेट करेगी, बी सेल एक्टिवेट होगी तो प्लाज्मा सेल जनरेट होगी, प्लाज्मा सेल जनरेट होगी तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी, और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी तो वो उस पर्टिकुलर एंटीजन के साथ कंबाइन होकर एंटीजन और एंटीबॉडीज़ रिएक्शन को फर्दर कंडक्ट करेगी, जिससे कि कोई भी डिसीज़ होने की संभावना कम हो जाएगी। हम जो अभी ये बहुत एक अच्छा मौका है इन चीज़ को समझने का, जैसा कि हम लोग अभी वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं कि प्लाज्मा सेल्स थेरेपी की बात चल रही है। एक्चुअल में ये हो क्या रहा है कि किसी हेल्दी वॉलंटियर से हम लोग 20 सेल निकाल कर उसको कल्चर कर रहे हैं, उस 20 सेल में से प्लाज्मा सेल को डेवलप कर रहे हैं और वो प्लाज्मा सेल्स एक मेमोरी बी सेल को बना रही है और एंटीबॉडीज़ को नेचुरली उस मरीज़ की बॉडी में प्रोड्यूस कर रही है। मेमोरी बी सेल का काम क्या होगा कि भविष्य में यदि कोई वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में फिर से अंदर आता है तो ये मेमोरी बी सेल, जो कि प्लाज्मा सेल की क्लोन सेल है, अपने आप एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। इसको एक बार और अच्छे से आप समझना, आपके नोट्स निकाल के आप जो है इसको रिवाइज करने की कोशिश करना। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट समझ में आते हैं और कुछ पूछने की मन करता है या लगता है कि कुछ पार्ट हमें अभी समझ में नहीं आया, तो आप वापस से मुझसे
या फिर टेक्स्ट करके या फिर यादव सर से कंसल्ट करके आप कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और स्टे होम, stay safe, stay healthy, and wish you all the luck for your exams. Thank you.